जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका यूपीएससी का मेंस जो होता है उसका हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका इसका है उसका क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पूछा गया 2012 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देखिए, क्वेश्चन को बस सुनिए, समझाने का काम मेरा। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष की क्या भूमिका है, यानी मौर्य प्रशासन में जो था अध्यक्ष वो क्या काम करता था उसके बारे में परीक्षण कीजिए, यानी उसके बारे में बताना है, विस्तार पूर्वक बताना है। कब पूछा गया है? तो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं अच्छे ढंग से कि क्वेश्चन आखिर मांग क्या रहा है, क्वेश्चन डिमांड किसका कर रहा है। तो क्वेश्चन डिमांड एक तो बता दिया है, अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो अध्यक्ष था कौन? तो ये मौर्य प्रशासन में विभिन्न या विभागों के प्रमुख अधिकारी होते थे। विभिन्न विभागों के क्या होते थे? तो प्रमुख अधिकारी होते थे और इसी को कहा गया है अध्यक्ष। चलो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यह प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में अध्यक्षों की क्या भूमिका थी, वे कौन से कार्य करते थे, अध्यक्ष कौन से कार्य करते थे, उनका शासन क्या था, महत्व क्या था और उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में कैसी भूमिका निभाई, इन सब का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो? हम लोग आंसर में आते हैं। आंसर भी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। पहले तो लिखना है प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन। ये होता है इंट्रोडक्शन। किसके बारे में लिखना है भाई? तो वही मौर्य साम्राज्य के बारे में लिख देना है और उसके प्रशासनिक को थोड़ा सा इंक्लूड कर देना है या फिर अध्यक्ष को इंक्लूड कर देना है। वही चीज लिखा है कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक, यहीं तक जितना काम हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया, उसका बेटा आया बिंदुसार, उसका बेटा आया अशोक। सुसिम था, सुसिम बकलोल था, मतलब वो कमजोर था, अयोग्य था, तो वो तो कर पाया नहीं कुछ क्षेत्र विस्तार, इसीलिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक ही जाए। तो वही मौर्य साम्राज्य महान, मौर्य साम्राज्य में महान शासक बस 3 गो हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है, उसका बेटा बिंदुसार, हाँ बिल्कुल बिंदुसार, और उसका बेटा आ गया अशोक। तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत क्या थी? न संगठित थी, केंद्रीकृत थी और नौकरशाही पर आधारित थी। इसमें विधि विषयों की देखरेख के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और इनमें अध्यक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। यानी अशोक क्या करता था या फिर मौर्य साम्राज्य क्या किया है, तो विधि विषयों की देखरेख करने के लिए, यानी अलग अलग विभागों की देखरेख करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करता था। जैसे हो गया, अभी भी तो बहुत सारे अधिकारी को नियुक्त किया जाता है ना। रेलवे डिपार्टमेंट अलग हो गया है, उसके बाद बैंक डिपार्टमेंट अलग हो गया है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट अलग हो गया है। तो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं और उसी के जो हेड होते थे उसी को कहा जाता था अध्यक्ष। इनमें अध्यक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे जिनका उल्लेख मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिए हैं। मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार किया उसके बारे में बता दिए हैं। उसके बाद अध्यक्ष क्या होता है उसके बारे में बता दिए हैं। कहाँ से लिया, अच्छा ढंग से हम लोग को अध्यक्ष के बारे में जानकारी मिल सकता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, इसके बारे में भी बता दिया गया है। आप देखते हैं, देखो प्रस्तावना और एक ढंग से लिख के लाए हैं कि मौर्य साम्राज्य का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी और योजनाबद्ध थी, यानी कुछ भी काम करता था जो योजना के माध्यम से करता था। इसकी व्यवस्था में कई अधिकारी होते थे। इसकी व्यवस्था में क्या होता था? कई अधिकारी होते थे और इन्हीं अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था। इनका काम था अलग अलग क्षेत्रों की देखरेख करना। जैसे हो गया, व्यापार के लिए अलग अधिकारी होंगे, उसके लिए अलग अध्यक्ष होगा। कृषि के लिए अलग अधिकारी होंगे, उसके लिए एक अलग अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष हेड होगा, उसके नीचे में तो अधिकारी होंगे। उसके बाद खनिज के लिए सेम होता है, फिर नगर व्यवस्था के लिए सेम होता है। तो इस तरह का प्रस्तावना आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। अब हम लोग आंसर में आते हैं, मतलब इसका अब अध्यक्ष कौन होता है। इसको तो लिखना नहीं है, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है अध्यक्ष और इस तरह करके एरो बना के इस तरह लिख देना है। अब बताना है कि अध्यक्ष वे अधिकारी होते थे जिन्हें किसी विशेष काम की जिम्मेदारी दी जाती थी। उदाहरण के लिए अध्यक्ष बहुत सारे हैं, जैसे काम हो गया है
कि बाजार में कीमतों की निगरानी करना, जो बाजार में कीमत है उसकी देख रेख करना, उसकी निगरानी करने के लिए कौन से अध्यक्ष होते थे, तो उसका नाम था पान्य अध्यक्ष। क्या था? पान्य अध्यक्ष। उसी तरह शहर की सफाई कानून व्यवस्था को देखने के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जिसका नाम था नगराध्यक्ष। तो हो गया पान्य अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, फिर हो गया उसी तरह लवणा अध्यक्ष, फिर हो गया कोषाध्यक्ष और लास्ट में हो गया अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष क्या होता है भाई? तो खदानों और धातुओं की देखरेख करता था और इसके जो अधिकारी होते हैं और इसके जो मेन मुख्य अधिकारी था और उसी का नाम था अकरा अध्यक्ष। उसी तरह राज की खजानों की हिसाब किताब करना किसके अंतर्गत आता था? तो कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आता था। नमक के व्यापार और उत्पादन को देखरेख करना किसके अंतर्गत आता था? तो लवणा अध्यक्ष के अंतर्गत आता था। हम लोग देख लिए अध्यक्ष और उसके काम। अध्यक्ष क्या होता है उसके बारे में भी पता कर लेंगे। चलो अब देखते हैं अध्यक्ष की क्या भूमिका थी। अध्यक्ष काम क्या करते थे? तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते थे। दूसरा, राज्य का नियंत्रण बढ़ाना काम होता था, राज्य का नियंत्रण जो है उसको विस्तार करना था। आर्थिक व्यवस्था मजबूत करना था, कल्याण में योगदान देना था। ये सब अध्यक्ष का काम होता था। इसको थोड़ा सा विस्तार कर पढ़ते हैं। तो अध्यक्ष का सुचारू चलना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। हर क्षेत्र में एक जिम्मेदार अधिकारी होने से काम ठीक से होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा, उसको हम काम सौंप देंगे, वो काम अपने करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य का नियंत्रण बढ़ाना, राजा को हर क्षेत्र की जानकारी मिलती थी। अब राज्य के लिए देखो, राज्य का नियंत्रण बढ़ाना, अब हर राज्य में एक अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अब राजा को हर क्षेत्र की जानकारी मिल रहा है, जिससे व्यवस्था क्या हो रही है ना, व्यवस्था अच्छी ढंग से चल रही है, व्यवस्था में पकड़ बन रही है। आर्थिक व्यवस्था मजबूत करना, अब व्यापार, कर, खनिज आदि की निगरानी, राज्य की आमदनी बढ़ती थी। अब निगरानी होता था, व्यापार के लिए अलग अधिकारी, अब इस व्यापार का कितना हिसाब किताब हुआ, जितना कुछ करना है लास्ट में आकर राजा को बता देना है, सब ठीक है, बढ़िया है। तो ये सब का निगरानी करता था इसका अध्यक्ष, और इससे क्या होता था? तो आमदनी भी बढ़ती थी। अभी तो सब घुसखोर है ना। चलो, कल्याण में योगदान, जैसे हो गया अस्पताल, बाजार, शहर व्यवस्था से जनता को सीधी क्या होता था? तो सुविधा मिलती थी। अस्पताल के लिए अलग अधिकारी नियुक्त, अलग नेता, अभी बोलो, अभी तो घुसखोर बोलो। उसके बाद बाजार के लिए उसी तरह, शहर व्यवस्था के लिए सेम चीज, एक अधिकारी होता था और उसके जो प्रमुख होते थे उसी को अध्यक्ष, और उसी को काम सौंप दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ? तो कल्याण में योगदान हुआ, जन कल्याण में योगदान हुआ, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हुई, मजबूत हुई, राज्य का नियंत्रण बढ़ा और प्रशासन में भी सुधार हुआ। अब हम लोग निष्कर्ष में क्या पहुंच गए भाई? तो निष्कर्ष में हम लोग पहुंच गए हैं कि मौर्य काल में अध्यक्षों की नियुक्ति यह दिखाती है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी संगठित थी, समझदार थी, और इन अधिकारियों की मदद से राजा पूरे साम्राज्य पर आसानी से शासन कर पाता था। यह प्रणाली राजा की सरकारी विभागों जैसी ही थी, जहां हर काम के लिए अलग अलग विभाग और अधिकारी नियुक्त होते थे। मजा आया आंसर क्वेश्चन? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग को अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये आपका मौर्य साम्राज्य का टोटल 8 क्वेश्चन था। मौर्य साम्राज्य का कितना क्वेश्चन था भाई? तो मौर्य साम्राज्य का हम लोग देखें, मौर्य साम्राज्य का टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग को मिला 2021 तक। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 2021 तक 8 क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शनल पेपर। ये ऑप्शनल पेपर के लिए क्वेश्चन है, जीएस के लिए नहीं है भाई, ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके लिए है। चलिए 8 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल का, मौर्योत्तर काल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मस्त रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, आंसर पढ़ते रहिए। मेंस का एग्जाम आपका होने वाला है शायद सितंबर में, सितंबर 2025 में। कब से होगा ये पता नहीं, लेकिन सितंबर में होता है हर साल, इस बार भी होगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। चलिए धन्यवाद।